नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ विश्लेषण करते हैं। आज के एपिसोड में हम गाजा और हमास के भविष्य को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मुलाकात और वेनेजुएला पर अमेरिका के नए हमलों पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर किसने किया हमला। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। वर्चस्व की जंग में बिगड़े यमन के हालात, सऊदी अरब की यमनी बंदरगाह पर भीषण बमबारी, यूएई को अल्टीमेटम, 24 घंटे में हटाए सेना, रद्द किया समझौता, दक्षिणी यमन में आपातकाल। ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात ने बढ़ाई ईरान की टेंशन, दी नए सैन्य हमले की धमकी, ईरान का पलटवार, कहा मिलेगा करारा जवाब। हमास को भी चेतावनी, कहा हथियार नहीं डाले तो अंजाम भुगतने के लिए रहें तैयार। रूस का राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर यूक्रेनी ड्रोन हमले का आरोप, यूक्रेन ने किया खारिज, मांगा सबूत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी भड़के, यूक्रेन को चेतावनी, पीएम मोदी ने जताई चिंता। गहराया अमेरिका वेनेजुएला तनाव, अमेरिका का पहला जमीनी हमला, एक बंदरगाह को किया ध्वस्त, ड्रग्स तस्करी के संचालन का आरोप। अमेरिकी हमले में अब तक 107 कथित ड्रग्स तस्करों की मौत। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन, 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख, विदेश मंत्री जयशंकर अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। ईरान पर अमेरिका और इजराइल फिर हमला कर सकते हैं, वहीं हमास के लिए भी खतरे की घंटी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू के बीच मुलाकात के बाद इस तरह के संकेत मिले हैं। दूसरी ओर हमास और ईरान की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम में यमन को लेकर दो मुस्लिम देश सऊदी अरब और यूएई आमने सामने आ चुके हैं। आइए आपको इन दोनों खबरों से जुड़ी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान और हमास को खुली चेतावनी, कहा ईरान पर फिर हो सकता है हमला, हमास को भी चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से उनकी मुलाकात के बाद आया है। ईरान की बढ़ती सैन्य गतिविधियों और गाजा में सीजफायर के बाद भी जारी हिंसा के बीच दोनों नेताओं की फ्लोरिडा में बैठक हुई। मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान से हथियार प्रोग्राम को फिर चालू करने की खबरें आ रही हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान पर फिर हमले किए जाएंगे। साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को भी हथियार छोड़ने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर हमास ऐसा नहीं करता है तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वेस्ट बैंक के मुद्दे पर वो नेतन्याहू से पूरी तरह सहमत नहीं है। हालांकि दोनों नेताओं की बैठक के बाद अमेरिकी रक्षा विभाग ने इजराइल के लिए बोइंग के F-15 लड़ाकू विमानों के 8.6 अरब डॉलर के समझौते की घोषणा कर दी। वहीं दूसरी ओर हमास के सशस्त्र विंग ने दोहराया कि हमास अपने हथियार नहीं डालेगा। वहीं ईरान ने भी एक बयान में कहा कि उनके देश के खिलाफ किसी भी हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी एशिया में यमन में जारी संघर्ष में सऊदी अरब और यूएई के बीच फिर से तनाव देखने को मिल रहा है। सऊदी अरब ने यमन में अलगाववादी हमले को मिल रहे यूएई के समर्थन को अपने लिए खतरा बताया है। दरअसल यमन में जारी गृह युद्ध में सऊदी अरब और यूएई अलग अलग समूहों का समर्थन कर रहे हैं। जहां एक तरफ यूएई के समर्थन वाला एसटीसी यानी सर्दर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यमन के दक्षिण में एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए लड़ रहा है, तो वहीं सऊदी समर्थित गठबंधन पूरे यमन पर नियंत्रण की कोशिश में है। ऐसे में विभिन्न समूह लगातार एक दूसरे पर हमले करते रहते हैं। हालांकि बीते कुछ सप्ताह में यूएई समर्थित एसटीसी ने कई बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है।
मंगलवार को सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन में एक बंदरगाह पर यूएई से आ रहे हथियारों और लड़ाकू गाड़ियों की एक बड़ी खेप पर हमला कर दिया। सऊदी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यूएई जैसे मित्र देश द्वारा उठाए गए कदम बेहद खतरनाक हैं। ये सऊदी की सुरक्षा के साथ यमन और क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिरता के लिए खतरा है। वहीं यमन की प्रेसिडेंशियल काउंसिल के प्रमुख ने बंदरगाह पर हुए हमले के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी और साथ ही यूएई के साथ सुरक्षा समझौते को भी रद्द कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने यूएई की सेनाओं को 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने की भी बात कही है। तो पश्चिम एशिया से दो बड़ी खबरें हैं। एक तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात के बाद जिस तरह से ईरान को, हमास को चेतावनी दी गई है और साथ ही साथ यमन को लेकर के यमन में जिस तरह से सऊदी अरबिया और यूएई आमने सामने आ चुके हैं, उसको लेकर के हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक सज्जनहार पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक जी, पहला सवाल यही है कि कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मुलाकात हुई। एक बार फिर ईरान को, हमास को चेतावनी दी गई है, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? धन्यवाद चंद्रशेखर जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कल बातचीत हुई, मुलाकात हुई राष्ट्रपति ट्रंप की और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की, और वो उसका असली मुद्दा ये था जो सेकंड फेज, जो इजराइल और हमास के शांति जो शुरुआत हुई थी, पहला फेज शुरू हुआ था अक्टूबर में, और वो काफी हद तक राष्ट्रपति ट्रंप का तो कहना है जो 100% अपनी जो वादा उसने किया है वो निभा रहा है। परंतु और जो देखने वाले हैं, जो हमास है, गाजा में और लोग हैं, वो कहते हैं जो अभी तक वहां पर जो सामान है, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ है, वो नहीं पहुंचता है, और इजराइल अभी भी उनके ऊपर बहुत हमले करता रहता है, जिससे बहुत लोगों की मौत हुई है। परंतु इसको साइड में रखते हुए उनमें ये हुआ जो सेकंड फेज है वो है डिसआर्म करना इनको, हमास को, और बहुत बड़ी चेतावनी दी कल राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को, जो वो उसको एकदम अपने को डिसआर्म करे, नहीं तो उसको जो नतीजा भुगतना पड़ेगा वो उसके कल्पना से भी परे होगा। तो ये, और पूरी तरीके से उन्होंने अपना समर्थन दिया प्रधानमंत्री नेतन्याहू को। जो कुछ वो कर रहे हैं वो अमेरिका उनके पीछे खड़ा है, और नेतन्याहू अपना जो उन्होंने वादा किया है पूरी तरीके से निभा रहे हैं। अशोक जी, एक तो ईरान भी कड़े तेवर दिखा रहा है जिस तरह की प्रतिक्रिया ईरान की तरफ से आई है, और दूसरा हमास की ओर से कहीं ना कहीं औपचारिक या अनौपचारिक तौर पर यह साफ कर दिया गया है कि वो डिसआर्म नहीं करेगा। तो ये आने वाले समय में कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है गाजा के लिए? बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होगी ये देखिए, क्योंकि शुरू में कोई ये नहीं समझता था जो हमास अपने को डिसआर्म होने देगा, क्योंकि अगर उसने डिसआर्म कर दिया तो उसके पास कुछ रह नहीं गया अपनी सुरक्षा के लिए। तो इसीलिए वो तो भरसक प्रयास करता रहेगा, परंतु चेतावनी जो राष्ट्रपति ट्रंप की और नेतन्याहू की है वो भी बहुत बड़ी चेतावनी है। दूसरा, आपने ईरान के बारे में कहा, बिल्कुल ठीक कहा है। उन्होंने दूसरी बात जो हुई मार-आ-लागो में, उन्होंने ईरान के विरुद्ध किया दो चीजों पर। एक तो जो उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसको उन्होंने जून के महीने में, आपके सभी सुनने वाले देखने वालों को याद होगा, ध्वस्त किया था और कहा था हमने पूरी तरीके से उसे नेस्तनाबूद कर दिया है। परंतु अब ये खबरें आई हैं जो ईरान फिर से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहा है और अपनी मिसाइल जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर कर सके वो भी कर रहा है। तो इन दोनों के विरुद्ध राष्ट्रपति ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको चेतावनी दी, जो अगर वो ये करेंगे, डेवलप करेंगे, तो इजराइल को पूरा अधिकार है ईरान के ऊपर फिर से हमला करने के लिए, और अमेरिका भी फिर से हमला कर सकता है ईरान के ऊपर। अशोक जी, एक और खबर जो पश्चिम एशिया से है, उसी इलाके से है, उसके आसपास से है, वो ये है कि यमन में जिस तरह से सऊदी अरब और यूएई आमने सामने आ गए, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? जी, बहुत ये तो चिंता की बात है, क्योंकि देखिए कुछ साल पहले तक सऊदी अरेबिया दोनों ही साथ मिलकर यमन में हुती के साथ लड़ रहे थे, और हुती रिबल्स को यह समझा जाता था जो वो ईरान से उनको बहुत सहायता मिलती है। परंतु अब यहाँ पर अलग अलग गुटों के लिए, जैसे आपकी रिपोर्ट ने आपने बताया, एसटीसी को यूएई सपोर्ट कर रहा है, उनका बहुत बड़ी खेप उन्होंने वहां पर पहुंचाई है उनकी सहायता के लिए, और सऊदी अरेबिया है
वो कहता है जो ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। और उन्होंने वहां पर उनका बहुत बड़ा हमला किया है। तो ये जो दोनों देश है, यूएई और सऊदी अरेबिया, दोनों हमेशा से मित्र रहे, हर काम में मित्र रहे हैं। यमन में भी जो युद्ध हुआ हूती के विरुद्ध, उसमें वो साथ रहे हैं। तो उनको जल्दी से जल्दी अपना ये जो मसला है इसको सुलझाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वहां पर और भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं उस क्षेत्र के लिए। ठीक है अशोक जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत, गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अमेरिकी मीडिया इस कार्रवाई को CIA की बड़ी कार्रवाई बता रहा है और कुल मिलाकर आपको बताएं तो वहां पर तनाव काफी बढ़ चुका है। जो वेनेजुएला है उसकी ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया दी जा रही है। ऐसे में आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और जो कुछ वहां पर हो रहा है उसको लेकर के क्या आगे युद्ध के हालात बन सकते हैं, इसको लेकर के हमारे विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। वेनेजुएला के कथित ड्रग कार्टेल के खिलाफ जो कार्रवाई कैरिबियन सागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में नावों को निशाना बनाने तक ही सीमित थी, वो अब जमीन के रास्ते काराकास के करीब तक पहुंचती दिख रही है। ताजा अमेरिकी सेना के हमले में एक ऐसे डॉक पर हमले का दावा किया गया है जहां से कथित तौर पर नावों पर ड्रग्स को लोड किया जाता था। अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे के मुताबिक सेना ने डॉक पर मौजूद सभी नावों और पूरे इलाके को ध्वस्त कर दिया जहां से नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार अंजाम दिया जाता था। हालांकि अमेरिकी मीडिया ने हमले को CIA की कार्रवाई बताया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कथित हमला वेनेजुएला के गैंग ट्रेन डी अरागुआ को निशाना बनाकर किया गया था।
लेकिन ऑपरेशन के समय डॉक पर कोई मौजूद नहीं था, न ही कोई हताहत हुआ। दरअसल 29 दिसंबर को भी अमेरिकी सेना ने पूर्वी प्रशांत महासागर में ड्रग्स से लदी एक और नाव पर हमला किया था, जिसमें 2 लोग मारे गए थे। अमेरिकी दक्षिणी कमान ने इसे नार्को टेररिस्ट बताया था, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं किया गया। दरअसल कथित ड्रग्स कार्टेल पर कार्रवाई के नाम पर अमेरिका ने सितंबर से अब तक 29 हमलों को अंजाम दिया है, जिसमें से कम 105 लोग मारे जा चुके हैं। जानकार अमेरिकी कार्रवाई को मादुरो पर दबाव बढ़ाने की रणनीति बता रहे हैं। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी सेना के लड़ाकू विमानों का प्यूर्टो रिको में जमावड़ा शुरू हो गया है, जिससे किसी भी वक्त जंग भड़कने की आशंका बढ़ गई है। प्यूर्टो रिको में C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ सेना के बख्तरबंद वाहनों की आवाजाही देखी गई। इससे पहले कैरिबियन सी में अमेरिकी सेना ने अपने सबसे बड़े जंगी जहाजों को उतारा है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट और दूसरे जंगी जहाज शामिल हैं। इससे पहले अमेरिका ने कथित ड्रग्स तस्कर पर नकेल कसने के नाम पर वेनेजुएला में CIA को कार्रवाई की खुली छूट दी थी। इतना ही नहीं, दक्षिणी कमान ने वेनेजुएला के तेल टैंकर को अवैध गतिविधियों में लिप्त रहने का आरोप लगाकर जब्त कर लिया था। बहरहाल अमेरिका की ताजा कार्रवाई के बाद वेनेजुएला की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी सामने नहीं आई है, लेकिन बढ़ते तनाव और युद्ध की आशंका के बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अपनी सेना की हौसला अफजाई करते हुए अजेय योद्धा करार दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति पर टिप्पणी करते हुए मादुरो ने कहा कि उनकी सेना की भूमिका साम्राज्यवादी की नहीं बल्कि मुक्तिदाता की है, जो हमेशा देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए तैयार है। दरअसल वेनेजुएला बार बार अमेरिका पर आरोप लगाता रहा है कि ड्रग विरोधी अभियान के नाम पर ट्रंप तख्ता पलट की साजिश रच रहे हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ है, अमेरिका ने वेनेजुएला के अंदर घुसकर हमला किया है और ये एक बड़ी खबर है। इसके बाद वेनेजुएला की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। ये किस दिशा में ये तनाव जाएगा, क्या आगे जंग हो सकती है, इसको लेकर के अशोक सज्जनहार पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है जो वहां पर अमेरिका ने सर्जिकल स्ट्राइक, अगर हम कहें तो अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर की है? जी चंद्रशेखर जी, आपने कुल ही ठीक शब्द इसके लिए चुना है, सर्जिकल स्ट्राइक ही है, क्योंकि बहुत समय से राष्ट्रपति ट्रंप इसकी चेतावनी देते रहे हैं। जो अभी तक तो हम खाली ऑपरेशंस एट सी ही कर रहे हैं, परंतु बहुत ही जल्दी ऑन लैंड ऑपरेशंस भी किए जाएंगे और ये उन्होंने आज करके दिखाया है। पहली बार जैसे आपने बताया, उन्होंने कहा डॉक में जहां से ये लोडिंग होती थी ड्रग्स की, ये उनका एलिगेशन है, ये वो कहते हैं जो ऐसा हुआ जाता है, परंतु अभी तक देखिए पूरा जो भी ये कार्रवाई हुई है पिछले 4 महीने से, उन्होंने कोई भी इसके लिए सबूत नहीं दिया है, कोई भी एविडेंस नहीं दिया है। जो उन्हें कैसे मालूम है जो ये वाली जो नौका है उससे ड्रग्स जाते हैं, या आज जो डॉक में उन्होंने जो हमला किया है और वहां पर उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है, वहां पर ये ड्रग्स की लोडिंग अनलोडिंग होती थी, कोई उसके लिए सबूत नहीं दिया गया है। परंतु उन्होंने फिर एक और ऐसे ही ऑन दी सी एक और उसको मार गिराया, उसको उन्होंने ध्वस्त किया है, जिसमें वो कहते हैं जो ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, ड्रग्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, उसमें भी कोई एविडेंस नहीं दिया गया। तो अभी तक करीब 30 से ज्यादा हमले किए जा चुके हैं, जिसमें करीब 107 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो बिल्कुल हालात युद्ध की तरफ ही चलते जा रहे हैं। धीरे धीरे करके दबाव, प्रेशर मादुरो के ऊपर बढ़ाया जा रहा है। अशोक जी, इसमें जो मादुरो की ओर से या वेनेजुएला की जो सरकार है उसकी ओर से जो तर्क दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप वहां पर ड्रग्स के खिलाफ नहीं बल्कि वो तख्ता पलट वहां पर करना चाहते हैं। कितना दम है इस आरोप में? जी, इसमें आरोप में बहुत दम लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल ही वहां पर टीम चेंज के ही में है। वो कह रहे हैं मादुरो एक पूरे ड्रग कार्टेल के ऊपर राज करते हैं, जो भी वहां पर वो हो रहा है वो ड्रग कार्टेल को चलाते हैं और इसीलिए उनका वहां से हटना जरूरी है। और ये जो सब भाव बन रहा है उनका, चाहे ऑपरेशन एट सी हो या ऑपरेशन ऑन लैंड अभी जो उन्होंने शुरू किया है, डॉक में जो उन्होंने हमला किया है, वो सभी उसी के लिए है जो मादुरो को वहां से सत्ता छोड़ देनी चाहिए, मादुरो को वहां से निकल जाना चाहिए। तो उनका जो ये आरोप है मादुरो का बिल्कुल ही सही लगता है।
इसके लिए उन्होंने अपने को भी बड़ी तैयारी कर ली है, परंतु अपनी सेना की, अपनी जनता की हौसला अफजाई के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। परंतु असल में देखा जाए, जो अगर अमेरिका ठान ले जो वहां पर हमने हमला करना है वेनेजुएला में, तो वेनेजुएला साथ में उनके सामने टिक नहीं पाएगा, उसके पास इतनी क्षमता नहीं है। ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन के निवास पर हमला किया। रूस ने कहा कि साइट पर कई ड्रोन ने हमला किया और उनके एयर डिफेंस ने इसका जवाब दिया। वहीं यूक्रेन ने इस दावे को पूरी तरह निराधार बताया और कहा कि यह सिर्फ कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने के लिए फैलाया गया झूठ है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर गहरी चिंता जताई है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे हालात बहुत परेशान करने वाले हैं और शांति स्थापित करने वाले कूटनीतिक प्रयासों पर असर डाल सकते हैं। उन्होंने सभी पक्षों से आग्रह से केवल कूटनीतिक प्रयासों पर ध्यान देने का आग्रह किया है। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बीएनपी की प्रमुख खालिदा जिया का निधन हो गया। वे 80 साल की थीं और पिछले करीब 20 दिनों से वेंटिलेटर पर थीं। वे 1991 से 1996 और 2001 से 2006 तक 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं। पीएम मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर खालिदा जिया के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट कर कहा कि उनके निधन की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ। चीनी सेना ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास किया। चीन ने इस सैन्य अभ्यास को जस्टिस मिशन 2025 नाम दिया है और इसका मकसद ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन करने वाली बाहरी ताकतों को सख्त चेतावनी देना बताया है। इस अभ्यास में चीन की वायुसेना, नौसेना और रॉकेट फोर्स भाग ले रही हैं। चीन ने ताइवान के उत्तरी और दक्षिणी समुद्री क्षेत्र में रॉकेट फायर किए। वहीं द्वीप की घेराबंदी करने के अभ्यास के लिए युद्धक जहाज, बॉम्बर एयरक्राफ्ट और डिस्ट्रॉयर तैनात किए। ताइवान के राष्ट्रपति ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि चीन जानबूझकर क्षेत्रीय स्थिरता को कमजोर कर रहा है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संघर्ष विराम के नए समझौते के 72 घंटे बीत चुके हैं। यह समय अवधि दोनों देशों द्वारा अधिक स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित प्रारंभिक लक्ष्य था। हालांकि थाईलैंड ने समझौते के कथित उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 18 कंबोडियाई सैनिकों की रिहाई में देरी कर दी है। ईरान के राष्ट्रपति ने आर्थिक बदहाली के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर ध्यान देने का आग्रह किया है। सोमवार को व्यापारियों और दुकानदारों ने तेहरान समेत दूसरे बड़े शहरों में जमकर प्रदर्शन कर केंद्रीय बैंक के प्रमुख के इस्तीफे की मांग की। ईरानी रियाल में भारी गिरावट के लिए केंद्रीय बैंक के प्रमुख को जिम्मेदार बताया जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को फिर अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन खबर दुनिया की के प्रायोजक थे देगी मिर्च का तड़का।